फिजा में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे एक झटके से उड़कर दूर चले गए थे। फिजा साकित हो गई। नीलोफर ने सर पड़ते वजूद के साथ निगाहें उठाकर देखा और उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई। सुर्ख लहू सामने फैलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाप की जीप सामने ही खड़ी थी, मगर अंदर मौजूद उसका वजूद अब खत्म हो चुका था। बराबर में ही उसकी माँ बैठी थी, कुछ देर पहले जो जिंदा थी। हंस बोल रही थी, लेकिन अब वह भी मौत की गहराइयों में उतर चुकी थी। जो उसकी बोतल नीलोफर के हाथ से छूटकर नीचे खाइयों में गिरती चली गई। उसके लबों से चीख निकली और अगले ही पल वो साकेत रह गई। हाथों में हथियार उठाए वह शख्स सीधा उसके वालिदैन की गाड़ी के पास आ रहा था। उसके माथे पर स्याह रंग का एक निशान था। यह वह चेहरा था जिसे वह कभी जिंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। उसी शख्स ने नीलोफर के वालिदैन को मौत के घाट उतारा था। 8 साल किरण के हाथ लरचने लगे। वो खौफ से अपनी जगह मुंजमद हो गई। आसपास दिन का उजाला रात की तारीखी में बदलने लगा। ऊंचे ऊंचे दरख्त स्याह हौलियों में ढलकर किरण को अपनी लपेट में लेने लगे। किरण को यूं लगा जैसे सिर्फ एक वही शख्स बंदूक थामे उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि पूरी हसीन वादी की हर शय अपने नुकीले दांत निकाले उसकी जान लेने के लिए उसकी सिम भागी चली आ रही है। मम्मा, एक दिलदोज चीख के साथ वह उठ बैठी थी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो रहा था। इस बड़ी ई की खुंदी ने कमरे को अपनी लपेट में ले रखा था। वो कहीं वादियों के दरमियान नहीं थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त, स्याह हौले और जीप में पड़ी वह 2 लाशें, सब गायब हो चुका था। वो अपने कमरे में थी, गहरी नींद सो रही थी। किरण ने कांपते हाथों से अपने माथे पर आया पसीना पंजा। आज फिर वह सोते हुए डर गई थी। आज फिर उसने वही ख्वाब देखा था जो बरसों से उसके साथ किसी खौफनाक भूत की तरह चिमटा हुआ था। आंखों में आए आंसुओं को साफ करते वो बेड से नीचे उतर आई। स्याह रंग के नाइट ड्रेस में उसका दराज कद नुमाया हो रहा था। गालों पर सुर्खी और आंखों में आंसू थे। उसने अपने लंबे बालों को एक साइड पर डाल रखा था। साइड टेबल पर पानी रखा था। नीलोफर को शदीद प्यास महसूस हुई। बोतल से गिलास में पानी डालते उसने वह मुश्किल 2 ही घूंट लिए थे कि उसे बुरी तरह से रोना आया। गिलास वही साइड टेबल पर रखकर वो एकदम फूट फूट कर रोते नीचे बैठ गई थी। क्यों नहीं भूल जाती मैं ये सब कुछ? क्यों मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाती? 20 साल की हो गई हूँ मैं। इतने साल गुजर गए इस हादसे को, लेकिन आज तक ये ख्वाब किसी असेब की तरह मुझसे चिमटा है। दोनों बाजुओं को घुटने के गिर्द लपेटे वह सिसकियां लेते हुए रो रही थी। कमरे की फिजा अब भी वैसी थी, खामोश, पुरसकून और खूनक, मगर नीलोफर की आंखों से नींद कोसों दूर रूट कर जा चुकी थी। जाने कितनी देर वह वैसे ही बैठी सिसकियां लेती रही और फिर बेड से टेक लगाकर वही सो गई। ऐसे में कोई अगर उसे देख लेता तो उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार देता। अगली सुबह वह जागी थी तो उसका सर बोझल हो रहा था, मगर वह रात वाली सारी बातें भूल चुकी थी। पूरी रात का रोना और डरावना ख्वाब सब उसके जहन से महव हो चुका था। अगर कुछ याद था तो ये कि आज उसे अपनी दोस्त का एक बहुत अहम काम निपटाना था। जल्दी से कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते उसने अपने बैग में जरूरी चीजें ठूसी। इंटरव्यू के लिए मेरा ये वाला गेटअप ठीक रहेगा? आईने के सामने खड़े होते उसने लाइनर को फाइनल टच दिया। एक पल के लिए अपने एक्स को देखते वह भी मबूत हो गई थी। महज 20 साल की उम्र में हुस्न उसके ऊपर टूटकर बरसा था। पहाड़ी हुस्न उसके चेहरे के हर नक्श से झलकता हुआ महसूस होता था। सुर्खों सफेद रंगत, स्याह बाल, चमकती हुई स्याह आंखें, वह मुकम्मल सरापाए हुस्न थी। इतनी बड़ी कंपनी के ओनर का इंटरव्यू करने जाना है, आज कोई गड़बड़ ना हो जाए। उस अमरीन को भी मुझे ही फंसाना था। वो बुरी तरह से नर्वस हो रही थी। तमाम सामान बैग में रखते वह ऊपर से नीचे चली आई। उसे पता था नाश्ते की टेबल पर कॉफी और उसका नाश्ता रखे नेमत बुआ बेजारी से उसका इंतजार कर रही होंगी। कितनी बार कहा है कि अलार्म को 5 मिनट पीछे कर लो, लेकिन इन वक्त पर जागकर नीचे आती हो। अब कहोगे नाश्ता नहीं करना? उसे देखते ही नेमत बुआ ने खिफकी से कहा। किरण मुस्कुरा दी। वाकई उसके पास नाश्ता करने का वक्त नहीं था। तुम्हारे कॉलेज का तो आखिरी पेपर परसों ही होगा, आज कॉलेज क्यों जा रही हो? नेमत बुआ ने पूछा तो वह मुस्कुराते हुए पलटी। घर से भाग रही हूँ, डर लग रहा है क्या? उसके बाद पर नेमत बुआ ने खिसफकी से एक नजर उस पर डाली। मेरी दोस्त अमरीन को जानती है ना आप? उसकी बड़ी बहन जर्नलिस्ट है। उसने आज एक कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू करना था, लेकिन वो दोनों ही आज एक टूर ग्रुप के साथ कश्मीर घूमने जा रही है। इंटरव्यू जरूरी था, इसलिए अमरीन ने मेरी मिन्नत समाजत की है कि मैं जाकर इंटरव्यू ले लूं। बकल उसके मैं बहुत कॉन्फिडेंट और अक्लमंद हूं और कहीं से भी नहीं लगता कि मैं सिर्फ 20 साल की हूं। मुंह बनाकर कहते हुए उसने जैसे अमरीन की नकल उतारी। नेमत बुआ ने सर हिला दिया था। बैग कंधे पर डालते हुए घर से बाहर निकल आई थी। पलट कर एक निगाह उस शानदार घर पर डालते उसके लबों पर एक अफजुर्दा मुस्कुराहट बिखर गई थी। साल पहले जब वह उस घर में आई थी तो नेमत बुआ ने किस तरह उसे दोनों हाथों में समेट लिया था, एक नन्हे बच्चे की तरह। उन्होंने हमेशा नीलोफर की हिफाजत की थी। यही वजह थी कि वह नेमत बुआ को अपना माँ बाप, बहन, भाई सभी कुछ समझती थी। गहरी सांस लेते वह ख्यालात को झटकते कॉलेज चली आई थी। अमरीन कॉलेज में बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। शुक्र है तुम आ गई। ये लो, तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ और यह सारे क्वेश्चंस हैं जो सीईओ से करने हैं। याद रखना सीईओ बड़े ही अकड़ और खड़ूस है। आज तक किसी को भी उसने अपनी इतनी जल्द कामयाबी का राज नहीं बताया। हाल ही में अमेरिका से वापस आया है, मगर नखरा ऐसा है जैसे अभी तक अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठा है। अमरीन मुंह बनाते हुए कह रही थी। किरण को हंसी आ गई। आज का दिन वैसे ही बर्बाद होने वाला था। 70-80 साल के किसी बूढ़े आदमी के पोपले मुंह से आज ना जाने कितनी नसीहतें सुननी पड़ी। सारे कागजात लेकर वह कॉलेज से बाहर निकल आए। अमरीन का बताया हुआ एड्रेस ज्यादा फासले पर न था। वो वाकई मुल्क की एक मायानाज कंपनी थी। 1 साल पहले ही उसे लॉन्च किया गया था और अब वह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही थी। नीलोफर ने सामने से गुजरते रिक्शे को हाथ दिया। वह थोड़ी नर्वस हो रही थी। पहला मौका था कि वह डायरेक्ट किसी का इंटरव्यू करने के लिए जा रही थी। कॉलेज में होने वाले मुकाबलों और तकरीरों में जीतने की हद तक तो ठीक था, लेकिन यह इंटरव्यू। किरण ने गहरा सांस लिया। रिक्शा अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। किराया अदा करते नीलोफर नीचे उतर आई। उसने गुलाबी रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। लंबा सा आंचल बार बार उसके पैर की हील में उलझने लगता तो वह झंझला जाती। काउंटर पर पहुंचकर उसने अपने आने की इत्तला अंदर दे दी थी। आप कुछ देर वेट कीजिए, बॉस मीटिंग में बिजी है। सेक्रेटरी ने उसे सामने पड़े सोफों की जानिब इशारा करते हुए कहा तो
वह गहरा सांस लेते सोफे पर बैठ गई। कल रात वाला ख्वाब एक दफा फिर उसकी आंखों के आगे लहराने लगा था। उसके हाथों की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। फिलहाल मुझे नर्वस नहीं होना, मुझे इंटरव्यू करना है। इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ सारे लोग कितने स्टाइलिश और मॉडर्न से हैं, उनके दरमियान बेइज्जती हुई तो अच्छा नहीं लगेगा। वह खुद को बार बार याद दहानी करवा रही थी। खुद को मजीद कॉन्फिडेंट जाहिर करने के लिए उसने बैग से एक च्युइंगम निकालकर जल्दी से मुंह में डाल ली और उस वक्त पोनी जलाती च्युइंगम चबाती वह दुनिया जहान से बेनियाज लग रही थी। उसे बैठे 20 मिनट हुए थे जब सेरी ने उसका नाम कॉल किया। आप अंदर चली जाए, बॉस फ्री हो गए हैं। अपना बैग और फाइलें संभालती वह उठ खड़ी हुई थी। मुझे किसी से डर नहीं लगता और मैं इस खड़ूस बुड्ढे से मुतासिर होने वाली बिल्कुल नहीं। चेहरे पर एक पुरएतमाद मुस्कुराहट लाते वो बड़े कॉन्फिडेंस से चलती ग्लास डोर के सामने आई थी। अंदर दाखिल होते ही अपनी धाक बिठा दूंगी दिल ही दिल में अजम करते उसने हैंडल घुमाया और सीधा अंदर दाखिल हो गई और अगले पल वह धर्म से जमीन बोस हो गई थी। कमरे के अंदर बिछे हुए वाल टू वाल कार्पेट में उसकी हील का अगला हिस्सा उलझ गया था। चोट तो जो लगी थी सो लगी थी, पूरे जिस्म में दर्द की टी उठ रही थी, मगर वह आंखें नीचे किए बेहिसो हरकत जमीन पर पड़ी थी। आसपास फाइलें और बैग का सामान बिखर गया था। उनकी पूरी कोशिश थी कि सामने बैठा हर शख्स यही समझे कि वह बेहोश हो गई है, ताकि कम से कम वह बेइज्जती महसूस करने से तो बच जाए। लेकिन तभी शगुफ्ता मगर संजीदा मर्दाना आवाज उसके करीब गूंजी थी, उठ जाए मिस, या आपको उठाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। किरण ने घबराकर अपनी आंखें खोली। जमीन पर पड़े ही उसने सर उठाकर देखा, सामने एक मर्दाना चेहरा नजर आया था। वह अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहा था। एक अलग थी। उसने किरण की जानिब हाथ बढ़ाया। नीलोफर का खून खौल उठा, मगर बेइज्जती का एहसास शदीद था कि वह कुछ कह ना पाई। जमीन से तो उठना ही था, ना चाहते हुए भी उसने बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। थैंक यू। उठकर खड़े होते किरण ने अपने कपड़े दुरुस्त किए थे। फूली हुई सांसों पर काबू पाते उसने खिफत से सामने के मंजर का जायजा लिया। कमरे में और कोई नहीं था, शायद यही सीईओ था। बिखरे बालों को समेटते किरण ने एक नजर सामने डाली और एक पल के लिए साकेत रह गई। 80 साल का बुढ़ा तो कमरे में कहीं भी नहीं था, बल्कि जो शख्स सामने खड़ा था वो 30-31 साल का एक जवान मर्द था। मजबूत जसामत, हल्की हल्की दाढ़ी, माथे पर बिखरे हुए बाल और स्याह आंखें जिनमें शरारत चमक रही थी। किरण ने मुश्किल अपनी निगाह चुराई। क्या आप ठीक है मिस, या मैं इमरजेंसी को कॉल करूं? उसने एक दफा फिर किरण के जख्मों पर नमक छिड़का था। वो सुलग कर रह गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मिस्टर असंत्यार से मिलना है, उनका इंटरव्यू करने के लिए आई हूँ मैं। लड़खड़ाते लहजे पर काबू पाते उसने आखिरकार हिम्मत कर ही ली थी। अपनी चेयर की तरफ मुड़ता सवंदियार अचानक ही पलटा, चेहरे पर हैरत नमूदार हुई। आप मेरा इंटरव्यू करेगी? आप तो किसी कॉलेज की स्टूडेंट लगती है, मेरा इंटरव्यू तो किसी जर्नलिस्ट ने करना था ना। आई थिंक उसके अंदाज में हैरत थी। पलटकर इंटरकॉम उठाता हुआ जैसे ही वह उसकी बात की तस्दीक करना चाह रहा था, किरण सटपटा गई। अमरीन ने तो कहा था उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन उसे तो साफ पता चल गया था। लब काटते वह एक पल के लिए परेशान हुई। सामने खड़ा असफंदियार मुसलसल उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। गुलाबी लिबास बिखरा बिखरा सा था, दुपट्टा हील में उलझकर एक तरफ से फट गया था। बाल जो पोनी में झकड़े थे अब निकल निकल कर चेहरे के एतराफ में फैल रहे थे। उसके चेहरे पर खिफत और परेशानी एक साथ फैली हुई थी। गुलाबी चेहरा मजीद गुलाबी हो रहा था। सवनियार के लिबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तो फिर शुरू करे अपना इंटरव्यू। पलटकर अपनी सीट पर बैठते उसने आस्तीन कोहनियों तक फोड़ की थी। किरण की जान में जान आई। पूरे इंटरव्यू के दौरान वह दिलचस्पी से किरण का जायजा लेता रहा। उसकी स्याह आंखें उतरती हुई महसूस हुई। बेशक उसकी पर्सनैलिटी मुतासिर कु थी, वो सांप पर छा जाने वाला था। लड़खड़ाते लहजे में उल्टा सीधा इंटरव्यू मुकम्मल करते उसके ऑफिस से बाहर निकल आई थी। तौबा है, कितना चालाक शख्स था। सही कह रही थी अमरीन, बहुत ही घनाना है, मीसना है ये। जेरे लब बुड़बुड़ाते उसने फाइल में कागजात वापस तो उसे रिक्शे में बैठकर घर का रुख करते किरण ने शुक्र अदा किया था कि अमरीन का दिया काम मुकम्मल हो गया। घर जाकर लंबी तान कर सोऊंगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले आजादी के दिन एंजॉय कर लूं। नीलोफर ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन घर में दाखिल होते ही नेमत बुआ ने उसके सर पर एक नया बम फोड़ा था। थोड़ी देर आराम करके फिर तैयार हो जाना, आज शाम में खालिद साहब के घर मेहंदी का फंक्शन है, उन्होंने इन्विटेशन कार्ड दिया है, हम दोनों जाएंगे। नेमत बुआ की बात पर वह सुलग उठी थी। अब मोहल्ले की शादियों में भी मुझे जाना पड़ेगा बुआ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसने चिढ़कर कहा। मगर नेमत बुआ ने उसे सख्ती से घरा था। वो जानती थी जैसा उन्होंने कह दिया है वैसा ही करना पड़ेगा। पैर पटकते हुए ऊपर अपने कमरे में चली आई थी। मेहंदी का वक्त शाम 7 बजे का था। उसे सोने के लिए कुछ घंटे मिल गए। 7 बजे बजने में आधा घंटा था जब नेमत बुआ ने दरवाजा पीट पीट कर उसे उठा दिया। जल्दी उठ जाओ, हमारे इतने अच्छे मोहल्लेदार है, वो उनकी बेटी की शादी है, हमें जरूर शिरकत करनी चाहिए। नेमत बुआ की आवाजों से मजबूर होते हुए वो उठ बैठी थी। झंझलाते हुए उसने अलमारी से अपना जर्द रंग का खूबसूरत फ्रॉक निकाला। तैयार होने की उसे कुछ खास जरूरत थी तो नहीं, मगर फिर भी दुनियावी तकाजों के तहत वह अपना लिबास उठाते वाशरूम में जा घुसी थी। लिबास तब्दील करके वह बाहर निकली तो लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए थे जिनमें से बूंदें टपक रही थी। किरण ने बालों को ड्राई किया। नेमत बुआ के शोर मचाने के दौरान ही वह जल्दी जल्दी हल्का फुल्का सा मेकअप करके बाहर निकल आई थी। खालिद साहब का घर ज्यादा फासले पर न था, वह उस इलाके के सबसे अमीर आदमी थे। एक सियासी पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात थे, इसलिए उन्होंने मेहंदी का फंक्शन बड़ी शानदार तरीके से अरेंज कर रखा था, वहां मौजूद किसी लड़की के साथ। नीलोफर की कुछ खास दोस्ती ना थी। मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वह चंद एक से मिली, मगर जल्द उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। दुपट्टा शानों पर फैलाए वह खामोशी से कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई थी। लोगों की आंखों में अपने लिए सताइशी उसे दूर से नजर आ रही थी, मगर वह उन निगाहों की आदी थी जब से उसने होश संभाला था। हर किसी के लिबों से अपनी बेपनाह खूबसूरती की तारीफें सुन सुनकर वह आदी हो गई थी। वेटर उसके पास से गुजरते कोल्ड ड्रिंक उसके सामने रख गया था। कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ घुमाते वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि अचानक वो बुरी तरह से चौंकी। उसने घबराकर दाएं बाएं देखा, कोई उसकी जानिब तवज्जो ना था, सब अपनी अपनी खुशगप्पियों में लगे हुए थे, मगर वो बुरी तरह से बेचैन हो गई। उसे लग रहा था जैसे कोई
मुसलसल उसे देख रहा हो बेचैनी से पहलू बदलते। नीलोफर ने अपने शानों पर दुपट्टा ठीक किया, आसपास कोई ना था जो उसे इतने गौर से देखता। कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते उसे एक दफा फिर वही एहसास हुआ था। इस बार वह बेसाख्ता पलटी और जो कोई भी था उसकी निगाहों की गिरफ्त में आ गया। एक पल के लिए वह साकत रह गई है, पर वह चंद मेजों के फासले पर बैठा था, अपनी स्याह चमकती हुई आंखें किरण पर मरकूज किए वह असफयार ही था। स्याह रंग के सूट में उसकी शख्सियत मजीद मुतासिर को लग रही थी। उसके लबों पर वैसे ही मुस्कुराहट थी और आंखों में वही चमक। किरण की पलटते ही उसने अपनी निगाहें हटाने की भी जहमत नहीं की थी। वो यूं ही किरण को देखता रहा था। वो जजब होते हुए पलटी, उसे क्या है और यह यहाँ क्यों आया है। चिढ़कर उसने सामने स्टेज पर बैठे खालिद साहब पर नजर डाली। उनके ताल्लुकात इतने ज्यादा जरूर थे कि असवंत यार का वहां होना गैर मामूली बात न था। नीलोफर का ख्याल दुरुस्त था। कुछ ही देर बाद खालिद साहब ने इंतहाई एहतराम से असफ यार को स्टेज पर बुलाया था। वह यूं मिल रहे थे जैसे असवंत यार कोई बहुत ही आला किस्म की चीज हो। जरा सी दौलत क्या आ गई। मौसूफ अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। सर झटकते हुए किरण ने बिला वजह ही उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारा था। वो जब मुस्कुराते हुए दूल्हा से हाथ मिला रहा था, ना चाहते हुए भी किरण उसे देखे गई। बकायदा जिन जाता होगा, बॉडी तो ऐसी ही है, स्ट्रा लबों में दबाए वो ना चाहते हुए भी उसे देखे गई और ऐन उसी लम्हे उसने पलटकर सीधा किरण की आंखों में झांका था। वो बुरी तरह से गड़बड़ा गई। कोल्ड ड्रिंक हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। जर्द फ्रॉक दागदार हो गया। सामने खड़े असवंत यार के लबों पर एक बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखरी थी, जबकि किरण उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे अचानक होने वाले छोटे छोटे चीजों से वह बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाया करती थी। सर में अचानक ही दर्द शुरू हो गया था। वो अपना दुपट्टा संभालते उठ खड़ी हुई। बुआ, मैं घर जा रही हूँ, यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है। नेमत बुआ के जाने वाले वहां बैठे हुए थे। उन्होंने खामोशी से चाबी नीलोफर के हवाले कर दी थी। लंबी सड़क सुनसान थी। अतराफ में लगे हुए दरख्त हवा से हिल रहे थे। धीरे धीरे कदम उठाती वह घर की सिमट जा रही थी। अचानक ही वह बुरी तरह से चौंकी। उसे लगा दाएं तरफ लगा हुआ खजूर का बड़ा सा दरख्त हिलते हिलते अचानक उस शख्स का रूप धार रहा है। एक शख्स जिसके हाथ में 2 नाली बंदूक थी। उसका रुख किरण की जानिब था। वह जहां की तहां खड़ी रह गई। उसने चीखना चाहा, लेकिन चीख लबों के अंदर ही कहीं घुटकर रह गई। वह हेवली इंसान का रूप धार चुका था। वही बाल, वही आंखें, माथे पर स्याह रंग का निशान वह वही था। नीलोफर की रगों में लहू जमने लगा। आसपास स्ट्रेट पोज की रोशनियां मध्यम होने लगी। सन्नाटा छाने लगा। तारीकी बढ़ने लगी। वो साया हनूज किरण की तरफ बढ़ रहा था और अगले ही पल उसने अपनी बंदूक सीधी की और किरण की तरफ देखते एक जोरदार फायर किया। एक चीख किरण की लिबों से निकली और वह ऊंधे मुंह जमीन पर आन गिरी थी। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है? शनासा सी आवाज पर उसने घबराकर आंखें खोली थी। वो पसीने में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई थी। दोनों हाथ कानों पर धरे थे। उसका सांस बेतरतीब था। सामने असफ यार फिक्रमंदी से उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने अपना कोट अपने हाथों पर डाल रखा था और उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ है आपको? आप अचानक चीखते हुए यूं जमीन पर गिर गई। उसने हाथ बढ़ाकर किरण को उठाया था और वह जो अभी तक चंद लम्हे पहले वाले वाक्य के असर से ही नहीं निकली थी, खौफजदा निगाहों से आसपास देखने लगी। सड़क वैसी ही थी। स्ट्रीट पूल्स की रोशनियां जल रही थी। अतराफ में लगे हुए दरख्त रोशनी में नहाए हुए थे। वहां ना तो कोई साया था, ना ही कोई फायर करने वाला शख्स, और फिर से वही सब। नीलोफर ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। हर बार कुछ वक्त के वफे के बाद यही सब शुरू हो जाता था। वो ख्वाब और उसके बाद अलवजन के ये सारे सिलसिले। असवन यार बग और उसके चेहरे का उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। वो सर पड़ रही थी। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसके लहजे में नरमी थी। नीलोफर ने चौंक कर सर उठाया। उस वक्त वह वाकई किसी सहारे की मतलाशी थी। वह अकेले घर तक नहीं जाना चाहती थी। बेख्तियार ही उसने इस बात में सर हिला दिया। असफ यार ने उसे हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया और धीरे धीरे उसके साथ कदम उठाने लगा। पूरे रास्ते उन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। सफेद पड़ते चेहरे के साथ वो घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। असफ यार ने चाबी उसके हाथ पर धरी। लॉक खोलते उसने नीलोफर को अंदर दाखिल होने का इशारा किया था। वह यूं ही साकित नजरों के साथ अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते उसने पलटकर दरवाजा बंद करना चाहा। बाहर खड़े असफ यार के दिल को कुछ हुआ था। वो ज़हनी तौर पर इतनी बुरी हालत में थी कि उस वक्त असफ यार का उसे अकेले छोड़ने का दिल न चाहा, मगर उन दोनों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता ना था कि वह उसके साथ रहता। दरवाजा बंद हो चुका था। हील की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह थके कदमों से अंदर की सिम जा रही थी। पता नहीं उस लड़की के साथ ऐसा क्या था कि होश में होते हुए ना जाने किस दुनिया में खो जाती थी। दिल ही दिल में सोचते असफन यार पलट आया था, मगर जो फैसला उसने कर लिया था वह जल्द ही उस पर अमल करने वाला था। रात भर उसकी कैफियत अजीब सी थी। अजीब से ख्वाब उसे बार बार डराते तो खौफजदा होते उठ जाती। पूरी रात सोई जागी सी कैफियत में कटी। सुबह के करीब उसकी आंख लगी तो फिर वह दिन चढ़े तक सोती ही रही थी। नेमत बुआ ने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा था। शाम के करीब वह जागी। कपड़े तब्दील करके वह कुसलमंदी से नीचे चली आई। नीचे नेमत बुआ लांच में बैठी थी। उनके सामने एक इंतहाई ग्रेसफुल खातून बैठी हुई थी। कपड़ों और हाथों की अंगूठियों और दूसरे जेवरात से अंदाजा हो रहा था कि इंतहाई अमीर कबीर घराने से उनका ताल्लुक है। किरण ने शाइस्तगी से सलाम किया तो वह औरत चंद लम्हे तक किरण को देखती ही रह गई। माशाल्लाह, मैं भी कहूँ मेरे असफ यार को आखिर कोई लड़की इतनी जल्दी कैसे पसंद आ गई। आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। औरत की बात नीलोफर सुनकर एक पल के लिए चौंकी थी। नेमत बुआ प्यार से सर हिला रही थी। जजब होते हुए वह वापस अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा बजा और नेमत बुआ अंदर दाखिल हुई। कौन थी यह खातून? नेमत बुआ, हमारे घर उन्हें पहले तो कभी नहीं देखा, वह हैरान होते हुए पूछ बैठी थी। नेमत बुआ मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम कर उसे बेड तक ले आई। यहाँ बैठो, ये खातून पहली दफा ही हमारे घर आए हैं। कल हम शादी में गए थे ना, वहाँ उनका बेटा भी आया हुआ था। सफियार बड़ा बिजनेसमैन है, वहाँ उसने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया। तुम्हारा रिश्ता भेजा है उन्होंने, पर मैंने हाँ भी कर दी है। नेमत बुआ की बात
पर वह गम रह गई थी। बेयकीनी से उसकी आंखें फैली, आंखों में खौफ सा उभरा। क्या शादी? मैंने आपको मना भी किया था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैंने पढ़ना है, मुझे एमबीए करना है, मैं अपना बिजनेस करूंगी, मुझे कोई शादीवादी में दिलचस्पी नहीं, वो चिढ़कर बोली थी। नेमत बुआ के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई और माथे पर बल नमूदार हो गए। हाँ, शादी नहीं करनी सारी उम्र, मुझे बूढ़ी जान को मुसीबत में डाले रखना है। मैं पहले ही तुम्हें जमाने से बचा बचा कर थक चुकी हूँ, अब तुम्हें महफूज हाथों की जरूरत है। सफियार जैसे लड़के के लिए तो लड़कियां मन्नतें मानती है, घी के चिराग जलाती है। एक तुम हो बैठे बैठाए, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है तुम्हें, तुम्हारे तो नखरे ही नहीं कम हो रहे। ज्यादा जुबान मत चलाओ, मैंने उन्हें 1 हफ्ते बाद रुखसती की तारीख दे दी है। तुम अपने घर को जाओ तो मैं भी उम्रा करने के लिए जाऊं। खामखा तुम्हारी वजह से मैं अल्लाह के घर नहीं जा पाती। खिफगी भरे लहजे में कहते उन्होंने किरण को अपना हुक्मनामा सुना दिया था। वो झंझला कर रह गई। नेमत बुआ, मैंने कब मना किया आपको उम्रे पर जाने से? लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। अगले इतवार को तुम्हारी रुकती है, जो कुछ खरीदना हो अपनी उस समरीन सहेली के साथ जाकर खरीद लेना। दो टोक अंदाज में कहते वह कमरे से बाहर निकल गई थी। किरण की आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। ये कैसी जबरदस्ती है? चीज पसंद आ गई तो खरीद लेंगे क्या? मुझे उसके अंदर गुस्सा उमड़ आया है। ये कैसी जबरदस्ती है? मैं कोई चीज हूँ कि पसंद आ गई हूँ तो खरीद लेंगे? मुझे उसके अंदर गुस्सा उमड़ आया। बेचैनी से इधर उधर टहलते उसका जी चाह रहा था सवनियार का कचूमर बना दे, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बेख्तियार ही एक मुस्कुराहट उसके लिबों पर उमड़ आया। सफियार की शख्सियत निगाहों के सामने घूमी, बेख्तियार ही उसकी गर्दन तफक्कर से बुलंद हो गई। बात तो नेमत बुआ की ठीक है, वह वाकई किसी यूनानी देवता जैसा है। दिल ही दिल में तस्लीम करते उसने अपनी मुस्कुराहट को होठों में ही दबाया था। मोबाइल उठाकर वह बेख्तियार ही उसकी प्रोफाइल को चेक करने लगी थी। हर तस्वीर शानदार थी, कामयाबियां समेटते अवार्ड्स वसूल करते वो हर तस्वीर में ही जाजिब नजर देख रहा था। किरण के अंदर ढेरों इत्मीनान उतरा। मोबाइल बंद करके रखते उसके लिबों पर एक गैर महसूस सी मुस्कुराहट